Hello children, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 5 separation of substances remaining part. पिछले दो पार्ट में हमने इस चैप्टर के काफ़ी कुछ इन चैप्टर्स में से पढ़ लिया है और आज का जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर से। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी का शुद्धिकरण। जो पानी हमारे नलों में आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उनका प्यूरिफिकेशन होता है और फिर वो हमारे घरों तक पाइप के थ्रू आता है और हम उसका उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे किया जाता है, चलिए इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्रिंकिंग वाटर विच इज सप्लाइड टू आवर होम्स अंडरगोज अ बेसिक प्योरीफिकेशन प्रोसेस। इनका एक बेसिक प्योरीफिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू इस जो रॉ वाटर हैं उनका प्योरीफिकेशन किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और फिर वो हमारे नलों से होकर हमारे घरों तक वो पानी सप्लाई किया जाता है। स्टडी द वेरियस स्टेप्स शोन इन डायग्राम। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ ये रॉ वाटर है जो हमें नदियों से, झीलों से, झरनों से मिलता है। इसके बाद ये पानी ऐसा नहीं होता कि हम इन्हें डायरेक्ट पी सकें। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो इनका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है कोगुलेंट्स का। कोगुलेंट्स क्या होते हैं? कोगुलेंट्स में एक ऐसे केमिकल्स को मिलाया जाता है इसके थ्रू जिससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं और भारी होकर वो नीचे जो भी कंटेनर है उसमें नीचे ये देखिए यहाँ ये सेडिमेंट होने लगते हैं, यानी कि बॉटम में ये जमा होने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो होता है कोगुलेशन एंड फ्लूकुलेशन बेसिन। अब यहाँ पर कोगुलेशन तो हो गया, हमारा कोगुलिन हमने डाला और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भारी होने लगे। फ्लूकुलेशन के थ्रू भी यही काम होता है और इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ बड़ी हो जाते हैं। भारी होने के बाद ये सब इकट्ठा होने लगते हैं और इनका ग्रुप बन जाता है और भारी होकर ये बहुत जल्दी से तले में, बॉटम में ये जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन का। अब जब इम्प्योरिटीज़ बहुत भारी हो जाते हैं तो आप देखिए ये यहाँ पे सेटल डाउन हो गए सारी इम्प्योरिटीज़, ओके। और नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हमारा सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी ऊपर रह जाते हैं, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो बॉटम में जमा हो जाते हैं। इसके बाद इस पानी को हम डिकेंटेशन इनका करते हैं और पानी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इम्प्योरिटीज़ और भी उनमें रह जाती हैं जिनका फिल्ट्रेशन होता है। फ़िल्टर करके उस पानी को हम दूसरे टैंक में भेजते हैं। दूसरे टैंक में डिसइंफेक्टेंट बेसिन जिसे हम कहते हैं, वहाँ डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को, यानी पानी में क्लोरीन और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं जो पानी को प्योर करने के काम आते हैं वहाँ उनको ऐड किया जाता है और फिर ये पानी हमारे पीने योग्य हो जाता है और हमारे घरों तक सप्लाई होकर ये आखिर में शुद्ध पानी हमारे घरों तक नलों से आता है। तो ये है वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रॉ वाटर। इसके बाद कोगुलेशन एंड फ्लूकुलेशन, इसके तहत ये सारी अशुद्धियाँ बॉटम में जमा हो जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट उनका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर करके पानी को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद ये पानी डिसइंफेक्टेंट बेसिन में जाता है। वहाँ इसमें डिसइंफेक्शन इस पानी का किया जाता है जिसमें कि क्लोरीन और क्लोरीन के जैसा ही क्लोरीन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग किया जाता है और पानी का शुद्धिकरण किया जाता है और ये फिर पानी हमारे घरों तक नलों के थ्रू आता है। तो इस तरह हमने देखा हमारी वाटर का प्यूरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स, जो सॉलिड होते हैं, सॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो अगर लिक्विड में मिक्स हो जाएं तो हम उन्हें किस तरह से अलग कर सकते हैं।
हाउ कैन वी सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट वाटर, किस तरह से हम नमक को नमकीन पानी से अलग कर सकते हैं। In this case, salt is completely dissolved in water. Here are some methods to separate use for separating soluble solid from liquid. तो नमक पानी अगर मिल गए हों तो नमक को हम पानी में से कैसे अलग करेंगे, जबकि नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। तो उस कंडीशन में हम पानी और नमक को कैसे अलग करेंगे। उसको अलग करने के लिए इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है हम उसे अपनाएंगे। क्या होता है इवेपोरेशन? यू नो दैट व्हेन वेट क्लॉथ्स आर हंग आउटसाइड द सन दे ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन इज द phenomena in which water change into vapor at high temperature. इवेपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी भाप बनकर उड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप गर्मी के दिन में कपड़े बाहर डालते हैं सूखने के लिए, क्या होते हैं, थोड़ी देर में आपके कपड़े सूख जाते हैं। कैसे कि पानी जो है वो धूप यानी कि सूर्य की रोशनी से वो गर्म हो जाते हैं पानी, और वो भाप बनकर उड़ जाते हैं और इस तरह से आपका कपड़ा सूख जाता है। यानी हाई टेम्परेचर अगर होता है या टेम्परेचर होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको ये दिखाया जाता है कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होते हैं? भाप का वापस पानी बन जाना कहलाता है कंडेंसेशन। ये देखिए, जैसे ही आप पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये भाप निकलना, भाप बनना शुरू हो जाता है जैसे ही गर्म होता है पानी। ठीक है, और भाप को जब ठंडी सतह से भाप जब टकराता है तो वो वापस पानी बन जाता है। तो पानी से भाप बनने की प्रक्रिया इवेपोरेशन कहलाती हैं और भाप का वापस पानी बन जाना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट है जिनके आंसर्स मैं सोचती हूँ कि आप अपनी बुक में ढूंढेंगे और ये बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने पीछे पढ़ाए होंगे, आप उनको पॉज करके, वीडियोस को पॉज करके आंसर्स को लिखें। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन सॉल्ट वाटर इज हीटेड द वाटर इवेपोरेट एंड लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक सॉल्ट commonly from seawater. Seawater is collected in a shallow pond or lagoons and allowed to evaporate in the sun. Condensation is the process by which vapor or steam is cooled to get back the liquid. When salt is heated, when salt water is heated, जब नमकीन पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या होंगे, पानी सभी भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में नमक बच जाएगा। यही मेथड सी वाटर से नमक बनाने के लिए किया जाता है। सी वाटर जो होते हैं, नमकीन खारा पानी जो होता है, उसको एक पॉन्ड में या एक लैगून्स में क्या किया जाता है के रूप में उनको इकट्ठा किया जाता है और धूप की रोशनी में उन्हें कई दिनों तक सूखने दिया जाता है। क्या होता है, धूप की रोशनी की वजह से लैगून्स या पॉन्ड का जो सी वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और उस जगह पर नमक बच जाता है और इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर भी किया जाता है। जो हमारे घरों तक नमक पहुंचते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। कंडेंसेशन मैंने आपको बता दिया था कि भाप का वापस पानी बन जाना, भाप का ठंडा होकर वापस पानी बन जाना कहलाता है कंडेंसेशन। तो आइए यहाँ पे जो फिगर बनी है, ये जो डायग्राम है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे ही पानी भाप बनता है, जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे ये भाप बन जाएगा। भाप को वापस जब हम ठंडा करते हैं तो ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर ये पानी बन जाता है और ये कलेक्ट हो जाता है दूसरे बर्तन में। ये देखिए, जैसे ही ठंडा होता है दूसरे बर्तन में या जहाँ भी कलेक्ट होता है, यहाँ देखिए भाप का वापस पानी बन जाना, यही कहलाता है हमारा डिस्टिलेशन। भाप से वापस जो पानी बनता है वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। तो चलिए आइए हम यहाँ पे पढ़ के जानेंगे। You may have heard about distilled water. Distilled water is the purest form of water because the dissolved fine impurities are also removed. Distillation is the process in which evaporation is followed by condensation. जब डिस्टिलेशन तभी हो सकता है जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो। इवेपोरेशन के थ्रू जब गर्म पानी भाप बनता है और भाप
वापस कंडेंस होकर पानी बन जाता है, वही प्रोसेस कहलाती हैं डिस्टिलेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज फर्स्ट हीटेड, सबसे पहले पानी को गर्म किया जाता है, सो दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, तब पानी कन्वर्ट होकर यानी बदल जाता है, पानी भाप बन जाता है। दीज वेपर्स आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू कूल, और इसके बाद उस भाप को ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है उसको। इन दिस वे प्योर लिक्विड वाटर इज ऑब्टेन्ड, और इस तरह से पानी का जो शुद्धतम रूप है उसी को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ एक्टिविटी 2, एम टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। ये मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्टी वाटर को हम गर्म करेंगे, गर्म करने से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में नमक बच जाएगा, और इस तरह से हम सॉल्ट को पानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ लिक्विड। कई बार क्या होता है कि कई लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं घुलते। लिक्विड में भी मिसेबल, मिसेबल का मतलब होता है सॉल्युबल या घुलनशील, और इमिसेबल और या फिर वो अघुलनशील भी होता है यानी नॉन सॉल्युबल भी होता है। फॉर इंस्टेंस ऑयल एंड वाटर डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर एंड हेंस आर इमिसेबल। ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, पानी भी लिक्विड है और तेल भी, लेकिन जब दोनों को घोलेंगे तो तेल पानी के साथ कभी नहीं घुलेगा। ओके, तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, pouring out the upper layer without disturbing the lower layer or using separating funnel। तो यहाँ पे आप देखिए एक्टिविटी 3, एम क्या है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे देखिए ये फनल है, सेपरेटिंग फनल 50 ml, वाटर 50 ml, दोनों की क्वांटिटी एक है। मस्टर्ड ऑयल, सेपरेटिंग फनल आपको चाहिए 50 ml वाटर चाहिए, 50 ml मस्टर्ड ऑयल, यानी पानी और ऑयल का की जो क्वांटिटी है वो सेम होंगी। अब क्या होगा? पुट द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल, अलो इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। After some time, you will observe a layer of oil floating over a layer of water. Slowly open the tap of the separating funnel. The water will slowly pour into the beaker underneath. तो यहाँ पे देखिए सेपरेटिंग फनल है, इसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को छोड़ दिया जाता है। जो ऑयल है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर कलेक्ट हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। अब नीचे से इसको ओपन कर दिया जाता है, सेपरेटिंग फनल के ढक्कन को खोल दिया जाता है, जिससे पानी नीचे की तरफ दूसरे बर्तन में जमा हो जाता है और तेल यहाँ बचा रह जाता है, और इस तरह से ऑयल एंड वाटर को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट चलिए हमारा है अ सेपरेटिंग फनल इज ए स्पेशल कॉनिकल फनल विच हैज अ स्टॉपर। उसमें स्टॉपर लगा होता है। वी कैन यूज़ द सेम मेथड व्हेन वी हैव टू सेपरेट 3 और मोर मिसेबल लिक्विड्स। इसी तरह से 2 या 3 लिक्विड भी अगर मिक्स हो तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक ही मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तब हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ता है। समटाइम वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी हैव टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ पेबल, सैंड एंड सॉल्ट, वी हैव टू यूज़ हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड इवेपोरेशन। क्या होते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हमें सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उन्हें अपनानी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे साथ मिक्सचर है पेबल्स के, सैंड के और सॉल्ट के, तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू पेबल्स को अलग करेंगे, फिर हम सेडिमेंटेशन के थ्रू जो पानी और जो सैंड, वाटर और सॉल्ट है उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब क्या होगा, जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और डिकेंटेशन के थ्रू हम इस पानी को अलग कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास सॉल्ट और वाटर रह जाता है। हम पानी को गर्म करेंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएंगे और हमारे पास नमक उस बर्तन में बचा रह जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पेबल्स को हमने हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर लिया, सैंड को हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग किया और
जो सॉल्ट और वाटर थे उनको हमने इवेपोरेशन के थ्रू अलग किया और इस तरह से हमने इस मिक्सचर को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा solution and solubility. What happens when salt is added to water and stirred? We observe that salt completely disappears. It dissolves in water and forms salt solution. A solution is defined as a uniform or homogeneous mixture of two or more substances. क्या होगा अगर हम नमक और पानी को घोलें? अगर हम नमक और पानी को घोलते हैं तो नमक पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी बिल्कुल वो डिसअपियर, यानी कि वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे और हमारी आंखों से वो दिखाई भी नहीं देंगे। इस तरह का जो घोल होता है, इस तरह का जो मिक्सचर होता है, उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर या सजातीय, या जिसे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैं अभी आगे भी आपको इस बारे में क्लियर करूँगी कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है और इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट होता है वो जिसे हम घोलते हैं, जैसे कि सॉल्टी वाटर में जो नमक है वो हो गया सॉल्यूट, ओके। और जो वाटर होता है वो होता है सॉल्वेंट, जिसमें हम घोलते हैं। और जब दोनों को घोल देते हैं हम, तो जो घोल तैयार होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, ओके। तो सॉल्यूट किस में घुलता है? सॉल्वेंट में, और तैयार क्या होता है? सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म होमोजेनस. The particles of the substance are not visible to the naked eye. यानी सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस होता है, सजातीय होता है, जिनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी खुली आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते और बिल्कुल वो एक साथ घोल बन जाते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। Solute is the substance which is added and the solvent is the substance to which the solute is added. Solvent क्या होते हैं? Solute क्या होते हैं? Solute वो होता है जो solvent के अंदर घुलता है, यानी नमक पानी में नमक हो जाता है solute और पानी हो जाता है solvent, ओके। चलिए, for example, in the case of salt water, salt is the solute and water is the solvent. Therefore, we can also say that solvent is the major portion and the solute is the minor portion in the solution. Solution में जो solute होते हैं वो उनकी मात्रा कम होती है और जो solvent होता है वो मेजर पोर्शन में होता है, यानी उनकी मात्रा अधिक होती है। ऑल्दो सॉल्वेंट्स आर मोस्टली लिक्विड, सॉल्वेंट्स जो होते हैं मोस्टली वो लिक्विड ही होते हैं, यानी द्रव होते हैं। मटेरियल्स सच एज सॉलिड एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी सॉल्वेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड होते हैं या जो गैसेस होते हैं वो सॉल्वेंट्स नहीं हो सकते। वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज द मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। वाटर को यानी पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोलने की क्षमता रखता है। हाउ मच सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ गिवन सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कितनी घुल सकती है, कितना उसमें मिलाया जा सकता है। व्हाट हैपेंस इफ़ यू गो ऑन एडिंग सॉल्ट, जब आप पानी में सॉल्ट को घोलते हैं तब क्या होता है? You will observe that at some point that the salt stops dissolving and we can see salt particles separately in the water. आप पानी में नमक को घोलते जाएं तो कोई एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब पानी में नमक का घुलना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। This so that the water can dissolve only a certain amount of salt. तब इससे क्या पता चलता है कि पानी में या जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट की उतनी ही मात्रा, यानी कि एक निश्चित मात्रा ही उसमें घुल सकती हैं और उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा हम मिलाते हैं तो वो जो सॉल्यूट है हमारा वो हमें नज़र आने लगेगा, हमें दिखाई देने लगेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट में एक निश्चित मात्रा में ही सॉल्यूट को घोला जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉल्यूट हमें खुली आंखों से नज़र आने लगेंगे। द सॉल्यूशन टू विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन, वो घोल जिनमें और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को नहीं घोला जा सकता है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की और मात्रा घोली जा सकती है, उसमें घुलने की क्षमता अभी बाकी है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जिसमें और अधिक घुलने की क्षमता ना हो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और सॉल्यूशन जिसमें अधिक सॉल्यूट को घोलने की क्षमता हो और अधिक हम उसमें घोल सकते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके। The maximum amount of substance which can be dissolved in a given solvent is defined as solubility. Maximum amount किसी सॉल्यूशन में, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट की होती है वो जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है और अधिक नहीं घुल सकता, वो कहलाती हैं सॉल्यूशन। उसी को हम कहते हैं उनकी घुलनशीलता। यानी मैक्सिमम अमाउंट, अब और नहीं घुल सकता, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट तक जो पानी है उसमें नमक का घुलना, कि वो बराबर बराबर हो जाए, बिल्कुल नमक भी हमें दिखाई ना दे और अब पानी में घुलने की क्षमता भी ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड, जो घुलनशीलता है वो इन बातों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इस बात पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही टेम्परेचर भी हमारी सॉल्युबिलिटी को काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करता है। यानी गर्म चीज़ें अगर होती हैं तो गर्म करें हम अगर चीज़ों को, तो वो जल्दी घुल जाती हैं, और ठंडी चीज़ों में जल्दी से कोई भी चीज़ नहीं घुलता। तो टेम्परेचर का भी असर घुलनशीलता पर या सॉल्युबिलिटी पर पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना विच हैज़ एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। सॉल्युबिलिटी एक फिनोमिना है जो कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में घटती है, हमारी डेली लाइफ का ये एक पार्ट है। वाटर बीइंग द यूनिवर्सल सॉल्वेंट डिजॉल्व अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग गैसेस। पानी, जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोलने की क्षमता रखता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ये घोल लेता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर दैट एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल आर एबल टू ब्रीथ। ये अपने अंदर गैस को भी घोलने की क्षमता रखता है, और तभी तो जो जलजीव हैं, जो पानी में एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो सांस ले पाते हैं। आपने देखा है पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? वो इसलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि उस पानी में भी ऑक्सीजन होता है। ऑल्सो आवर बॉडी कंटेन 70% वाटर, due to which many substances like chemicals, enzymes, hormones, etc. are dissolved. हमारी बॉडी में भी 70% पार्ट क्या है? पानी। तो इसी कारण जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो सभी इस पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और हमारी बॉडी के हर पार्ट तक बड़े आराम से पहुंच जाती हैं। तो देखा आपने पानी को क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर है कुछ चेक पॉइंट जिसे आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक एक्टिविटी, टू फाइंड आउट हाउ मच सॉल्यूट कैन बी एडेड टू अ गिवन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक्टिविटी है, इसे आप करके देखेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर एंड, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। आप इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, तीनों के लिंक एक दूसरे के साथ मैं शेयर कर दूंगी, और आप तीनों पार्ट देखें ताकि जो चैप्टर है
वो आप अच्छे से समझ सकें। जब आप चैप्टर समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न हो जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन। थैंक यू चिल्ड्रेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली चैप्टर में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।